दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक सफर का एक और चरण पूरा कर नए चरण की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। नेहरू परिवार का राजनीतिक वारिस बनकर लोकसभा सांसद और फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनना उनके राजनीतिक सफर का पहला चरण था। तो भारत जोड़ो यात्राओं के जरिए देश भर में संपर्क और संवाद से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंककर पार्टी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में योगदान दूसरा चरण रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी न होने वाले राहुल गांधी ने अब नेता प्रतिपक्ष बनकर एक बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अपने लिए स्वीकार कर ली है। इन चुनावों में कांग्रेस 52 से बढ़कर 99 लोकसभा सीटों तक पहुंच गई तो इंडिया गठबंधन 234 तक। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखें तो इस बार विपक्ष का चुनावी प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। इसी के परिणाम स्वरूप पिछली 2 लोकसभाओं में अकेले दम बहुमत हासिल कर लेने वाली बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से भी 32 सीटें कम रह गई और नरेंद्र मोदी सरकार के अनेक मंत्री भी चुनाव हार गए। बेशक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत मिल गया है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। जाहिर है नई सरकार बीजेपी की नहीं, एनडीए की है। नई सरकार बहुमत के लिए टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसे मित्र दलों पर निर्भर है। लेकिन मंत्रिमंडल गठन से लेकर लोकसभा स्पीकर चुनाव तक हर कदम से मोदी ने संदेश यही दिया है कि वह अब भी पहले जितने ही मजबूत हैं। डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी वह विपक्ष के दबाव में आते नहीं दिखते। शायद यह नरेंद्र मोदी का राजनीतिक स्टाइल भी है कि वह कमजोर दिखते हुए कोई काम नहीं करते, लेकिन उससे यह हकीकत नहीं बदल जाएगी कि इस बार विपक्ष अपेक्षाकृत मजबूत है और उसे नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं होगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र के दौरान यह एहसास कराने का कोई मौका भी विपक्ष नहीं चुका। दोनों के बीच जैसे रिश्ते रहे हैं, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुखद तो नहीं कहा जा सकता। एक टीवी इंटरव्यू में कौन राहुल कहकर कटाक्ष करने वाले मोदी को उन्हीं राहुल से हाथ मिलाना पड़ा जब नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को उनके आसन तक ले जा रहे थे। अब जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन ही गए हैं तो ऐसे मौके बार बार आएंगे जब मोदी को उनसे मिलना भी पड़ेगा और उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। संसदीय लोकतंत्र का यही तकाजा है और उसकी ताकत भी। 2004 में पहली बार लोकसभा एमपी बने राहुल गांधी 20 साल बाद 2024 में पहली बार कोई संवैधानिक पद स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। ऐसा नहीं कि इससे पहले उन्हें मौका नहीं मिला। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उन्हें मंत्री बनाने की कोशिशें कई बार की गई। बेशक नेता प्रतिपक्ष बनना राहुल गांधी की विपक्ष में बढ़ती स्वीकार्यता का भी प्रमाण है। कल तक जन राहुल गांधी का बीजेपी पप्पू कहकर मजाक उड़ाती थी और खुद कांग्रेस में G23 जैसे गुट उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते थे। उन्हें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना। जाहिर है विपक्षी दलों को बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में राहुल में एक परिपक्व राजनेता नजर आने लगा है, पर नेता प्रतिपक्ष बन जाने से राहुल गांधी के एक नए मगर बेहद चुनौतीपूर्ण राजनीतिक सफर की शुरुआत होगी, जिसे उनकी असली अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्राओं से राहुल गांधी की समझ और छवि दोनों बदली हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें बेहद जिम्मेदार और जवाबदेह राजनेता की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। यह ठीक है कि अपनी यात्राओं के दौरान और यहाँ तक कि 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण के समय भी जीन्स और टी शर्ट में नजर आने वाले राहुल नेता प्रतिपक्ष बनते ही कुर्ता पायजामा में दिखे, लेकिन सिर्फ परिधान बदलने से बात नहीं बनेगी। बेशक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे सरकार की गलतियों की आलोचना अपेक्षित है, लेकिन भाषा और शैली में शालीनता की दरकार होगी, जो हाल के सालों में हमारी राजनीति से नदारद ही दिखी है।
वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद परस्पर सम्मान और मर्यादा का पालन दोनों ही पक्षों से अपेक्षित रहेगा। राहुल की बात करें तो अब उनकी टिप्पणी को विपक्षी दल के एक सांसद की टिप्पणी मानकर ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की राय माना जाएगा, जिसका संसदीय प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन समेत कुछ देशों में नेता प्रतिपक्ष को शैडो पीएम की तरह देखा जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शैडो कैबिनेट भी बनाए, जो तमाम विभागों के कामकाज पर नजर रखते हुए अपनी वैकल्पिक सोच भी जनता के समक्ष पेश करे। राहुल गांधी वैसी सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति की पहल करेंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अब उन्हें संसद में अपनी ज्यादा उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी तार्किक राय भी रखनी होगी। जाहिर है उसके लिए उन्हें तमाम विषयों पर लगातार तैयारी रखनी पड़ेगी, जिसके लिए स्टाफ समेत जरूरी संसाधन नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध भी कराए जाते हैं। निश्चय ही अब तक की छवि और अनुभव के मद्देनजर राहुल गांधी के लिए यह नई संसदीय भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। इसके साथ ही उन्हें कांग्रेस को मजबूत बनाने और अन्य विपक्षी दलों से बेहतर तालमेल की चुनौती से भी रूबरू होना होगा। स्पीकर चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित करते समय टीएमसी से सलाह न करने जैसी घटनाएं आपसी तालमेल पर सवाल उठाती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए विपक्ष उसे बहुमत से वंचित करने में सफल रहा। राजस्थान में भी विपक्ष बीजेपी से 25 में से 11 लोकसभा सीटें छीनने में सफल रहा। पंजाब और हरियाणा में भी विपक्ष का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, लेकिन शेष हिंदी बेल्ट में बीजेपी के मुकाबले वह नहीं ठहरता। सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद चुनने वाले हिंदी बेल्ट में कांग्रेस और सहयोगी दलों के मजबूत हुए बिना केंद्रीय सत्ता से बीजेपी की विदाई की बात सोचना भी दिन में सपने देखने जैसा ही है। मुश्किल यह है कि उत्तर भारत में मजबूती के कवायद में कांग्रेस और मित्र दलों में आपस में दलगत हितों के टकराव की भी आशंका है। इतने सारे मोर्चों पर सक्रिय रहते हुए राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के विस्तार की संभावनाएं भी टटोलनी होंगी, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा में उनका पास होना आगामी चुनावों में विपक्ष के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।